नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत पुत्र इरफान शेख और आप देख रहे हैं जस्ट टॉक विद इरफान। लोकसभा में, राज्यसभा में आपने देखा बड़ा हंगामा हुआ और एंटी पेपर लीक बिल लाया गया और उसमें यह तय किया गया कि जो लोग इस तरह के हरकतों में, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन दोनों सदनों में, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, डिस्कशन के दौरान मुद्दा ये उठा कि धर्मेंद्र प्रधान साहब का रेजिग्नेशन हो गया क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में कुछ खामियां थी, एग्जाम सिस्टम में कुछ खामियां थी और उसको दुरुस्त करने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल माना गया और उनको हटाकर एक नया एजुकेशन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया। लेकिन 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें जेन जी एक मार्च कर रहे थे टुवर्ड्स पार्लियामेंट, और उस दौरान कुछ वायलेंस हुआ, कुछ एट्रोसिटीज हुए, टीयर गैस चला, पैलेट गन्स चले और जिसके सबूत भी हैं, जिसके एविडेंस भी हैं, और वाटर कैनन वगैरह वगैरह चलाया गया इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि वो जो क्राउड है वो पार्लियामेंट के अंदर ना जाए। मेरा ये मानना है कि जो भी क्राउड था, जितना भी क्राउड था, उनको फ्रिस्क करके पार्लियामेंट की तरफ बुलाया जा सकता था और उनसे ये कहा जा सकता था कि ओके, वी आर रेडी फॉर डायलॉग, आप बताइए व्हाट इज योर इशू, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, एंड वी आर रेडी टू टॉक टू यू। तो एक अलग ही मंजर होता आज की तारीख में। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बहुत ही आसानी से जेन जी का जो ट्रस्ट है उसको वो हासिल कर लेते हैं। लेकिन आज क्या है, जिस वक्त ये डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर में, तो जो जेन जी है वो ये कह रहे थे कि हमें एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहिए। और जैसे ही वो रेजिग्नेशन हो गया उनका, उसके बाद जो क्राउड था वहां पे वो सेलिब्रेट करने लगे और एक नया पोस्टर लेके आ गए वो कि एथेनॉल के चक्कर में गाड़ियां खराब हो रही है, रोड्स खराब हो रहे हैं, और वो नितिन गडकरी साहब का रेजिग्नेशन मांगने लगे। और नितिन गडकरी का एक फोटोग्राफ लगाकर उसमें लिखा हुआ था लोडिंग, यानी अब इनका नंबर है। लेकिन ये बच्चे जो पार्लियामेंट तक गए और पार्लियामेंट के अंदर नहीं जा पाए, इन बच्चों ने एक मुद्दा, एक सवाल, एक क्वेश्चन पार्लियामेंट के गेट पे उन्होंने छोड़ दिया। अब उस सवाल को उन्होंने बड़ा एम्बिगुअस रखा और उन्होंने बिना बताए ये कह दिया ऑपोजिशन को, कांग्रेस को, सपा को, बसपा को और बाकी सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को कि ये मुद्दा हम आपको देते हैं और आप इसको, क्योंकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अपोजिशन में हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन बातों को आप पार्लियामेंट में उठाएं। और जाहिर सी बात है कि उस अपॉर्चुनिटी को लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने बहुत बखूबी उसको यूटिलाइज किया। और जिस वक्त वो बोल रहे थे, एब्रप्ट वो हो रहे थे और उनको रोकने की कोशिश की जा रही थी। और बार बार सरकार द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि वी आर नॉट स्टॉपिंग यू एंड यू प्लीज कंटिन्यू, बट उसके बावजूद भी बहुत हंगामा होता रहा और ही केम आउट ऑफ पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट वाज एडजर्न्ड। और उसके बाद उन्होंने एक अपने कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फोटोग्राफ दिखाए, एविडेंस दिखाए कि किन बच्चों को के खिलाफ पैलेट गन यूज हुआ है और उनके इंजरीज के फोटोग्राफ्स भी दिखाए गए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मेरा मानना यह है कि अगर आज की तारीख में इस पूरे एपिसोड में इस पूरे सिनेरियो में यह देखा गया है कि जेन जी ने मेन स्ट्रीम मीडिया को एक सिरे से खारिज कर दिया। दे हैव कंप्लीटली रिजेक्टेड मेन स्ट्रीम मीडिया। इफ यू ऑब्जर्व कि सोशल मीडिया में एक फेलो जर्नलिस्ट है जिनका नाम रवीश कुमार है, और उनके वीडियोस को आप देखें,
पिछले 10 दिनों के देखें, 15 दिनों के देखें, 20 दिनों के देखें, तो आपको ये नजर आएगा कि उनके वीडियोस के जो व्यूज हैं, कहीं पे वो 10 लाख है, कहीं वो 15 लाख है, कहीं पे वो 20 लाख है। और मेन स्ट्रीम मीडिया के जो टॉप एंकर्स है, उनके द्वारा कोई प्रोग्राम, अगर खास प्रोग्राम बनाया गया है चैनल पे, तो उनके जो व्यूज है और वीडियोस है, अगर आप यूट्यूब पे देखें, तो वो मुश्किल से कहीं पे 22,000 है, कहीं पे 30,000 है, मुश्किल से कहीं कहीं पे वो 50,000 टच कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा अगर हुआ तो कोई व्यू जो है 1 लाख टच। यानी कि जो व्यूअर है, यानी जो आम जनता है, उसने बिल्कुल एक सिरे से खारिज कर दिया है मेन स्ट्रीम मीडिया को, और वो देख नहीं रहे उस चीज को। मेरा ये मानना है कि ऐसे समय में लोग सुनना चाहते हैं, अगर वो सुनना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर मसले में, इस पर्टिकुलर मुद्दे में, जो कि हर घर से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी क्या सोचते हैं। तो अगर आप ये कहेंगे कि ये बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू है, या ये कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू है, या सपा का पॉइंट ऑफ व्यू है, या ये बसपा का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो बड़ा वेग सा आइडिया लगता है, उसमें एक ट्रस्ट नहीं आता। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मोदी साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या राहुल साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मायावती जी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या अखिलेश यादव का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो लोग उसको सुनते हैं, उनके एनालिसिस को सुनते हैं, और उन्हें ये समझ में आता है कि इनका थॉट क्या है, ये हमारे लिए कितना सही सोचते हैं या कितना गलत सोचते हैं, व्हाटएवर। उसी तरीके से लोग जो है, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया रिजेक्ट करने के पीछे कारण ये है कि लोग आज ये नहीं जानना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर मुद्दे में जी क्या सोच रहा है, या आज तक क्या सोच रहा है, या एनडीटीवी क्या सोच रहा है, या इंडिया टीवी क्या सोच रहा है। उनके लिए ये ब्रांड कोई मतलब नहीं रखता है। उनके लिए ये मतलब रखता है कि इस पर्टिकुलर मुद्दे पर रजत शर्मा का क्या थॉट है, इस पर्टिकुलर मुद्दे पर रवीश कुमार का क्या थॉट है, इस मसले पर अंजना ओम कश्यप का क्या थॉट है, या इस मुद्दे पर राहुल कंवल का क्या थॉट है। तो ये इंडिविजुअल फेसेस को ढूंढते हैं और उनके एनालिसिस को सुनते हैं। देयरफॉर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो थॉट है, आपका जो एडिटोरियल व्यू है, उसका एक चेहरा होना चाहिए, और बिना फेस का आपका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुंचता नहीं है, वो आपके साथ कोरिलेट नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये सोचने की जरूरत है कि जनरली क्या होता है कि चैनल के जो ओनर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि यार किसी चेहरे को अगर तुम बनाओगे तो वो मोनोपोली करेंगे, और फिर क्या है कि वो अपनी ही चलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जब तक आप किसी व्यक्ति को ABCD जो भी है, आपको एक चेहरा बनाना पड़ेगा चैनल का, और वही आपके चैनल को ड्राइव करते हैं। तो इसलिए उस व्यक्ति का ओपिनियन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और लोग उन्हीं को सुनना पसंद करते हैं। उससे लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू को सुनकर एग्री करें या डिसएग्री करें, दैट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। बट पॉलिटिकल पार्टी में भी वो पॉलिटिकल जो फेस है उस पार्टी का, उसको सुनना चाहते हैं, फिर वो डिसाइड करना चाहते हैं कि हमें इनके साथ जाना है या इनके साथ जाना है। तो इस पूरे सिनेरियो में ये देखा गया है कि जितने लोगों ने वोट दिए थे बीजेपी को, कहीं ना कहीं एक लंबे समय से वो कुछ कहना चाहते थे, नहीं कह पाते थे। अब जैसे घर का कोई दादा है तो वो चुप रहते हैं, और अपने बेटे को नहीं, पोते को कहते कि जा बेटा तू ये बात कह के आ अंकल को। तो उसी तरीके से बहुत सारे लोग चुप बैठे, और जो जेन जी है और जेन अल्फा को वो वहां पे जाने दिया उन्होंने प्रोटेस्ट साइट पे, और उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा। कहने का मतलब है कि आज के तारीख में अगर हम जेन जी के खिलाफ किसी भी तरीके का एग्रेशन करते हैं, तो वो जेन जी जो है आपको बड़ा वेग दिख रहा है, लेकिन वो जेन जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी लॉयर को। वो जेन जी किसी ऐसे फैमिली से आते हैं जहाँ पे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई गवर्नमेंट में सर्वेंट है, या कोई प्रोफेसर है। तो एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ये बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं, और बच्चे के खिलाफ जब एग्रेशन होता है तो वो एम्पलीफाई होता है अलग अलग घरों में, मतलब पूरे हिंदुस्तान में वो एम्पलीफाई होता है। तो किसी भी तरीका एग्रेशन जो है वो बिल्कुल
बुमरैंग करेगा, बहुत जबरदस्त हिट करेगा, और वो हिट कर रहा है, आप लोग देख रहे हैं इस चीज को। आपको एक ये बात समझने के लिए एक थोड़ा सा आपको रिवाइंड करना पड़ेगा वक्त को, और उसमें आप देखेंगे कि एक जमाने में प्रेसिडेंट हाउस एक बीट हुआ करता था। जब एपीजे कलाम साहब आए तो प्रेसिडेंट हाउस में एक सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट को हर चैनल से भेजा गया कि आप उस बीट को कवर कीजिए, और प्रेसिडेंट साहब कुछ ना कुछ कहते हैं और जो खबर बनती है तो दैट बिकम अ बीट। एक ज़माना था जिस वक्त इलेक्शन कमीशन में टीएन सेशन हुआ करते थे, तो फिर इलेक्शन कमीशन भी एक मेजर बीट बन गया, और वहाँ पे एक सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट को अलग अलग चैनलों द्वारा भेजा जाता था, एंड वी यूज्ड टू कवर इलेक्शन कमीशन, बिकॉज वो जो बोलते थे 1 लाइन या 2 लाइन टीएन सेशन, तो वो बिल्कुल हेडलाइन न्यूज़ बनता था उस वक्त। तो उसी तरीके से जस्टिस जेएस वर्मा भी कुछ बातें कहते थे कि नोबडी इज बिगर देन द लॉ ऑफ दिस कंट्री, और देश के चाहे कितने बड़े पद पे भी क्यों ना बैठा हो, उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। एंड ही वाज रेफरिंग टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, एंड वी कवर्ड दैट केस। तो मेरा ये मानना है कि आज के तारीख में जिस तरीके से एपीजे कलाम साहब बच्चों से बातचीत किए, बच्चों के साथ डायलॉग किए, तो उसका जो रिएक्शन हुआ, उसका जो रिपरकशन हुआ, उसका जो इम्पैक्ट हुआ, पैन इंडिया हुआ, क्योंकि हर घर में बच्चा है, कोई ना कोई स्कूल में पढ़ रहा है, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। तो उसी तरीके से जब एक व्यक्ति एम्पैथी रखता है बच्चों के लिए, कंपैशनेट होता है बच्चों के लिए, तो हर घर में, हर दिल में वो अपना जगह बना लेता है। आज की तारीख में सरकार को ये समझने की जरूरत है कि ये बच्चे सिर्फ एक सेगमेंट को या एक वर्ग को कैटर नहीं कर रहे हैं, और जो भी रिसेंटमेंट है सोसाइटी का, वो समअप होकर के एक जगह आया है, एक, तो उसको समझने की जरूरत है, उसको सॉल्व करने की जरूरत है, और इसको पॉलिटिकल डिबेट में बांटने की कोई जरूरत नहीं है। यू हैव टू हैव अ डायलॉग विद द किड्स ऑफ दिस कंट्री, विद जेन जी, विद जेन अल्फा, और मुझे ऐसा लगता है कि वी आर गोइंग टू हैव अ रॉबस्ट डेमोक्रेसी। एंड एट दिस जंक्चर, क्योंकि मैं मीडिया से हूं, तो इसलिए मीडिया के दोस्तों को ये कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि प्लीज, ये एक ऐसा जंक्चर है, एक ऐसा टाइम है, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू रीथिंक and revive media and gain the trust of our youth. Similarly, political leaders को भी आज dialogue की जरूरत है, and they must talk to the youth of this country and gain their trust. क्योंकि हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ना है और मजबूत होना है, तो इसमें जेनजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि आने वाला वक्त, आने वाला कल इन्हीं का है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।